हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना सैलरी की, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से आपकी फाउंडेशन तैयार कर दी है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले एक्सप्लेन करके दिखाओ कि बेसिक पे क्या होता है, डीएनएस अलाउंस क्या होता है, बोनस क्या है, कमीशन क्या है, फीस क्या है। ये सारे सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं। सैलरी कहीं ना कहीं इन सबसे मिलकर ही बन रही है। और जो हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं वो एम के गुप्ता सर के नोट्स हैं। ठीक है जी। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर कि बेसिक पे का क्या मतलब है। बेसिक पे का मतलब है जो है एक तरीके से यू कैन से एक एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी सैलरी का, इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सैलरी। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फॉर इज बेसिक क्वालिटीज़, लाइक क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज़ है इन पार्टिकुलर फील्ड। कई बार आपने देखा होगा एक पर्सन को ज़्यादा मिल रहा है, एक पर्सन को कम मिल रहा है, तो हम ऐसे आप कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पाते हो, क्योंकि भाई जिसकी जो क्वालिटीज़ होंगी, जिसका जो स्किल सेट होगा, उसी हिसाब से एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को पैसे देता है। और इट इज़ जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ द पे स्केल। पे स्केल की फॉर्म में गिवन होता है, लाइक कि 2000 है, 2000 से फिर आपका इसका मतलब है 100 का इंक्रीमेंट होगा जब तक आपकी 2500 हो जाएगी। जैसे 2500 होने के बाद फिर 200 का हर साल इंक्रीमेंट होगा। फिर जैसे आप 3500 पे पहुंच जाओगे फिर आपका 300 का इंक्रीमेंट होगा। फिर आप 5000 पे पहुंच जाओगे फिर आपका 400, फिर 7000 तक, ऐसे चल। द पे स्केल हैज़ इन जनरल 20 इंक्रीमेंट्स। टोटल कितने इंक्रीमेंट्स होते हैं? 20 जनरल, अगर आप एक ही जगह हो तो। और पे स्केल इज़ ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। आपको ये ध्यान रखना, बेसिक पे हमेशा फुल्ली टैक्सेबल है। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, व्हाट इज़ बेसिक पे। तो बेसिक क्वालिटीज़ की वजह से जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जैसे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो सबकी सैलरी क्या है, अलग अलग, किसी क्वालिटी अलग है और किसी क्वालिटी अलग है। अभी इंक्रीमेंट कैसे निकलता है, कैलकुलेशन एक एग्जांपल आएगा, अभी उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डीएनएस अलाउंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीएनएस अलाउंस? डीएनएस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। ठीक है। मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, आज से 1 साल पहले तुमने मान लो कोई बर्गर खाया, फॉर एग्जांपल बुर्गर। ठीक है। अब तुमने कोई बुर्गर खाया, अब बुर्गर जो है वो मान लो कितने का है, 20 रुपये का। ठीक है। लेकिन आज वही वाला जो बुर्गर है वो कितने का मिल रहा है, हमें 25 का मिल रहा है। तो वो जो इंक्रीमेंट हो गया प्राइस में इन्फ्लेशन की वजह, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल वगैरह सब महंगे हो गए हैं। समझ में आया? तो डीएनएस अलाउंस इज गिवन टू एन एम्प्लॉय टू कंपनसेट हिम या हर फॉर इंक्रीज इन द प्राइस एंड इज जनरली अलाउड एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे की कुछ परसेंटेज पर डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। मतलब जैसे डीएनएस अलाउंस क्वेश्चन बता देगा आपकी सैलरी का 10% है, 20% है, 12% है, वो बेसिकली क्या बन जाएगा आपका डीएनएस अलाउंस। एंड इट इज़ लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वही वाली बात आ गई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा प्राइस क्या बढ़ रहा है, क्या है, क्या नहीं, इन्फ्लेशन क्या आ रहा है। एंड इट इज़ रिवाइज ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पर रिवाइज होता है। डीएनएस अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज ऑलवेज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आया नहीं है? तो ये भी फुल्ली चार्जेबल है। तो बेसिक पे भी पूरा चार्जेबल है और ये भी पूरा चार्जेबल। समझ में आया? अगर हम आज के टाइम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी 75,000 और सैलरी विच एवर इज़ लोअर। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, जिसको हम क्या कर देंगे, माइनस। कहते हैं आप मान लो आपकी 5 लाख की सैलरी है, तो जब आपके ऊपर टैक्स लगाना होगा तो 5 लाख पे टैक्स नहीं लगाएंगे, 5 लाख में से हाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी। समझ में आया सब बच्चों को? और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि अगर हम पुराने वाले में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी 50,000 है। लेटेस्ट में अगर हम जाते हैं तो अभी जो आपका असेसमेंट ईयर है इसके हिसाब से आपकी कितनी है, 75,000। समझ में आया कुछ या नहीं है? तो फाइनेंशियल ईयर अगर आप बात करते हो, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हो, तो उसमें आपको 75,000 की सैलरी में डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, बताओ? फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब देखो इस वाले पॉइंट ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है। ठीक है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो सैलरी की इनकम के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड में और 1 जुलाई 2012 से वो जॉब कर रहा है। ठीक है। इस डेट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी।
और इन द पे स्केल ऑफ 11,000, वो 11,000 के पे स्केल पर काम करता है। सर अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, वो 11,000 के पे स्केल पर काम कर रहा है और ये 500 के इंक्रीमेंट होंगे जब तक सैलरी कितनी ना हो जाए, 14,500। फिर 14,500 होते के साथ फिर इंक्रीमेंट 500 का नहीं होगा, 1,200 का होगा। फिर 20,500 तक ये चलेगा, फिर 1,500 का इंक्रीमेंट होगा, 28,000। एम्प्लॉयर हैज़, यहाँ पर एम्प्लॉयर ने DNS अलाउंस भी पे करा है एट 20% ऑफ द बेसिक पे फ्रॉम, देखो 20% पहले DNS अलाउंस दिया जा रहा था बेसिक पे 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 24 तक, समझ में आया। एंड देयर आफ्टर DNS अलाउंस वाज अलाउड 25%, यानी कि 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 24 तक तो 20% है, उसके बाद 25%। अब वो कहता है कैलकुलेट एम्प्लॉइज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि प्रीवियस ईयर होगा 24-25। आपको 31 मार्च 25 तक की पहले क्या निकाल रही है, सैलरी, ठीक है। उसने ज्वाइन कब करा था, 1 जुलाई 2012, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको कैलकुलेट करके अलग से दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो 1 जुलाई 12 से 31 मार्च 13, ठीक है। अब वैसे अगर आप ईयरली लेते हो तो ईयरली ले लो, कोई बात नहीं, इन्होंने पहले ईयरली कर रखा है, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, 1 जुलाई 12 से, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चले ना कि प्रीवियस ईयर 25-26 में या प्रीवियस ईयर 24-25 में हमारी सैलरी कितनी थी, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, उसने कब स्टार्ट करा, 1 जुलाई 12 को, ठीक है। 1 जुलाई 12 से ईयर 1 30 जून 13, 1 साल हो गया। तो कितने में काम करा, 11,000 में, ठीक है भाई। कितने से स्टार्ट करा था उसने, 11,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कब तक, जब तक 14,500 ना हो जाए, यानी कि सालाना इंक्रीमेंट है। 1 जुलाई 13 से 30 जून 14, 11,500 हो गए। फिर 1 जुलाई 14 से 30 जून 15, फिर 500 बढ़ गए, है ना भाई। फिर 12,000 हो गए, और फिर क्या हो गया बताओ उसका, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद 1 जुलाई 15 से 30 जून 16, फिर 500 रुपये बढ़ गए, बोलो, ये 12,500 हो गया। फिर 1 जुलाई 17 से एक साल चल रहा है हमारे पास, ये ईयर 4 तक, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ईयर 5 में। अब देखो जैसे ही उसकी सैलरी कितनी हो गई, 14,500 तो अभी हुआ ही नहीं है, तो अभी 500 का इंक्रीमेंट चल रहा है, बोलो ना। एक साल बढ़ाते चले गए, ईयर 7 यहाँ तक 13,500 14,000, फिर यहाँ पर 1 जुलाई 19 से 30 जून 2020 14,500, ठीक है। अब जैसे ही सैलरी कितनी हो जाएगी, 14,500, अब इंक्रीमेंट कितना होगा, 1200 होगा। तो यहाँ पर देखो ये 15,700 कैसे आया, 14,500 जमा का 1200, ये पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखने वाला कि कैसे ये देते हैं, ठीक है। अब उसका इंक्रीमेंट 1200 तक ही चलेगा हर साल, जब तक सैलरी 20,500 ना हो जाए। तो 15,700, फिर 1 जुलाई ये 27 से 30 जून 22 बढ़ाया, फिर 1200 बढ़ा दिया। 15,700 जमा 1200 कितना हो गया बताओ, 16,900, ठीक है। फिर अभी तो 20,500 में टाइम है, फिर 16,900 में फिर दोबारा 1200 बढ़ा दिया, 1 साल बढ़ाया और 1200 बढ़ा दिए, बोलो 1800। फिर दोबारा क्या कर दिया, 1200 बढ़ा दिया, 19,300, और साथ में यहाँ 500 नहीं होंगे तब तक हम बढ़ाते ही जाएंगे। फिर ये 1 जुलाई 24 आ गया, समझ में, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर आ जाएगी 20,000। अब ये ईयर का भी ध्यान रखना, ईयर कहाँ तक पहुँच चुके हम, 30 जून 2025 तक, कितने, फिर यहाँ तक उसकी सैलरी चलेगी 20,500। आई बात समझ। हमें कौन से ईयर का निकालना है, असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कि वो कब खत्म हो रहा होगा, 31 मार्च 25। तो हमारे को सैलरी निकालनी है पिछले साल की खाली 31 मार्च 25 में। अब सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, ये देखो यहाँ पर 31 मार्च 25 तक की बात करते हो तो कुछ सेशन 1 अप्रैल 24, अप्रैल मई जून ये वाला रह गया। तो 3 महीने कौन सी सैलरी चली उसकी, 19,300, बोलो 19,300 गुणा में 3, क्योंकि 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 तक कितनी सैलरी थी, 19,300। अप्रैल मई जून की सैलरी कितनी होगी, 19,300 गुणा में 3। समझ में आया, ये वाला पॉइंट आया पहला, बोलो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है उसका, अगला जो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितने महीने की हो गई, 9 महीने की, 30 जून तक जारी है।
तो कितनी सैलरी चली उसकी बताओ, 20,500। 500। कितने महीने की, 9 महीने की। तो 1,84,500 ये हो गया। समझ में आया, ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई। तो जब आप खुद से करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं 1,84,500 जमा, इसको हम एम प्लस में डाल देते हैं, इसको ये कर देते हैं 19,300 गुणा में 3 कर देते हैं, प्लस एक बार एम आर सी ये आएगा 2,42,400। आगे नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो उसकी जो पिछले साल की सैलरी है वो कितनी है, 2,42,000। खाली बेसिक पे की कैलकुलेशन हुई है। अब हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे, डीएनएस अलाउंस की। डीएनएस अलाउंस का क्या था, 20% 20% ऑफ बेसिक पे 1 अप्रैल से 30 सितंबर। यहाँ अलग सीन दे रखा है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। उसके बाद फिर 25%। तो अब आपको पहले देखना अप्रैल से 30 सितंबर तक उसे बेसिक पे कितना मिला है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अप्रैल 24 से लेकर 30 सितंबर तक, तो अप्रैल ये आ गया, अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने से क्या मिले हैं, 19,300 गुणा में 3 57,900, ये रहा ना अप्रैल मई जून। और जुलाई अगस्त सितंबर कितना मिला है, 3 महीने 19,300। अरे 19,300 तो अप्रैल मई जून में मिला है। और जुलाई अगस्त सितंबर में कितना मिला है, 20,500। तो 20,500 गुणा में 3 ये होगा 61,500। समझ में आया। एक्चुअली जो डीएनएस अलाउंस के लिए कंडीशन क्या बताई है उसने, डीएनएस अलाउंस की अलग कंडीशन बता रहा है, 20% ऑफ बेसिक फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 सितंबर। तो आपको सैलरी चाहिए होगी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर। इन्होंने कैलकुलेट भी करके दिखा रखा है, देखो 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अप्रैल मई जून 3 महीने की सैलरी ली, उसका 20%। और अप्रैल मई जून की जब आप देखोगे तो ये रहा अप्रैल मई जून, कितनी सैलरी चल रही है, 19,300। समझ में आ रहा है। तो ये आया उसका इतना परसेंट। लेकिन फिर अगली बार अगर हम बात करते हैं अगले 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर कितनी, 20,000। तो 20,500 गुणा में 3 20%। ठीक है, तो ये तो हुआ अप्रैल टू जून की कहानी। अब अगली कहानी किसकी है, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल टू सितंबर की कहानी। और नेक्स्ट क्या है, अक्टूबर टू मार्च। और अक्टूबर टू मार्च के लिए उसने क्या बोला है, उसको पे 25%। उसके बाद उसको 25% मिलेगा बेसिक। 20,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, अक्टूबर से और मार्च, 25% अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। समझ में आएगा नहीं हाँ। बस। तो ये आ गया, टोटल दिया आपका डीएनएस अलाउंस बन गया, बच्चों वाली चीज़ हो गई। तो ये तो दिस वाज योर बेसिक सैलरी। वेयर इज बेसिक सैलरी, दिस इज 2,42,400। नाउ दिस इज डीएनएस अलाउंस 54,630। तो दिस इज योर ग्रोस सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 जो सबको मिलेगी बिना कहे। सेक्शन याद रहे तो और भी बढ़िया, 16(1)(a। ठीक है। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी आपकी आ गई, कितनी इनकम अंडर द हेड है, 2,22,030। खत्म। डिडक्शन चैप्टर 6A की अगर है, चैप्टर 6A की 80C से 80U तक की डिडक्शन मिल रही होती है, वो डिडक्शन वाला चैप्टर आप देख भी सकते हो। टोटल इनकम फिर आपकी यही आ गई है। अब इनकम आपकी एग्जामिशन लिमिट से कम है तो देयर विल बी नो टैक्स। समझ में आया नहीं है। एग्जामिशन लिमिट तो आपको याद होगी, जो नए वाला स्लैब रेट है, नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से जो एग्जामिशन थी वो आपकी क्या क्या थी बताओ। पहला क्या है बताओ, पहले 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख पे क्या है, नील है। नेक्स्ट क्या है बताओ, 3 4, ये एक नंबर याद 3 लाख रखो। से 7 तक 5% है। हाँ, इसको आप ऐसे याद रख फिर सकते हो। 7 से 10 तक 10% है। पहले 3 लाख पे नील है, अगले 4 लाख पे 5% है, फिर 3 लाख फिर पे 3 लाख पे 10% है, 10% है, फिर 2 2 लाख पे पे 15 है, है, फिर 3 पर 20 है, हाँ, और फिर मोर देन उससे है तो 30। 30 है। समझ में आया कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये आपकी जो नई वाली स्लैब रेट है उसके हिसाब से ध्यान रखना है। आप ये नंबर याद रख सकते हो, जैसे फर्स्ट 3 लाख है, नील है, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, फिर नेक्स्ट 2 लाख पे 15%, उसके बाद 3 पर 4 3 2 3 ये ठीक है, फिर 3 पर 20 और बैलेंस पे 30। तो ये नंबर याद रख सकते हो, 43 23। ठीक है। पहले 3 पे तो है ही, वो नील है ही, तो छोड़ दो, पहले 3 को छोड़ दो या फिर, और ऐसे याद रखना है 34 32 3, 0 5 10 15 20, 5% बढ़ा दो, जो बैलेंस बचेगा उस पर क्या है 30%, और फिर जो निकलेगा
उसमें हम क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह जो ऐड करते हैं, है ना, वो सब ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई बात। फिर उसको हम जो टोटल इनकम आती है उसको भी राउंड करते हैं। 5 से ज़्यादा है तो उसको अपर ले जाएंगे ना, और उससे कम है तो फिर उसमें आता है जीरो वाले में, जीरो के मल्टीपल्स में सेक्शन 288A रहता है। और जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है उसमें सेक्शन 288B रहता है, उसको भी हम क्या करते हैं, राउंड अप कर देते हैं। आई होप हाँ नीचे वाली किताब ठीक है जी, क्लियर हो गई सारे बच्चों को। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो रहेगी ये आपकी होमवर्क है, आप अपना होमवर्क ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो बेसिक पे की कैसे कैलकुलेशन होती है ये सब मैंने आपको समझा दिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।